हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 और 2010 में आए थे। ये वीडियो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, और जो दूसरे एग्जाम जहाँ पर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे आपको वहाँ पर भी ये डिस्कशन फ़ायदा करेगा। दोस्तों, पहला सवाल है कैट पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट वाज सेटअप ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। सही है क्या दोस्तों? इस कैट को सेटअप किया गया था 1985 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, शास्त्री जी नहीं थे। शास्त्री जी तो मतलब काफ़ी पहले ही चल बसे थे। मेरा पहला स्टेटमेंट जो हो गया गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम। सही क्या? जी हाँ दोस्तों, कैट के जो मेंबर होते हैं वो दोनों तरफ से आते हैं। वो जुडिशरी से भी आते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी आते हैं। मेरा सेकंड स्टेटमेंट सही है। मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ 2 ओनली। देखिए, ये जो कैट है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे हमारे पार्लियामेंट के एक कानून के द्वारा बनाया गया है। कौन सा कानून? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि इसका जो प्रिंसिपल सीट है, कैट का जो प्रिंसिपल सीट है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अलावा इसके 16 बेंचेस और हैं जो पूरे भारत में इधर उधर बसे हुए हैं। दोस्तों, इस ट्रिब्यूनल में चेयरमैन के अलावा 65 और मेंबर होते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 66 मेंबर। 66 में से 33 होंगे जुडिशरी से और 33 होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से। जो चेयरमैन होगा दोस्तों वो जुडिशियल स्ट्रीम से ही होगा, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का। तो अब यहाँ पर कुछ बातें आई हैं। पहली बात आई है हमारे शास्त्री जी की। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि हमारे शास्त्री जी की डेथ कब हुई और कहाँ हुई। वो हमारे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने कौन सा पोस्ट, कौन सा मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, आपको ये बताना है। प्रधानमंत्री शास्त्री जी के कार्यकाल में भारत ने कौन सा युद्ध लड़ा था, आपको ये बताना है। अब चूंकि बात हो रही है ट्राइब्यूनल की, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से। एनजीटी से ही हम लोग क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये हाल में ही न्यूज़ में रहा है और एग्जाम्स में इस ट्राइब्यूनल से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको ये बताना है कि एनजीटी ये किस तरह की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है? अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये किस कानून के अंतर्गत बना है, आपको ये बताना है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये किस आर्टिकल के अंदर बना है, आपको ये बताना है। फिर इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, आपको इसका भी जवाब देना है। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन व्हाट पीरियड? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो दोस्तों, अगर पंचायत को डिसॉल्व किया गया है तो जो इलेक्शन होगा वो 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। मेरा आंसर है सी। पंचायत का जो कार्यकाल होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है। आपको यह ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे संविधान में इस पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया, आपको बताना है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट। आपके पास 3 ऑप्शन है। इन इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। किसमें? दोस्तों, सबसे पहले जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो बना था हमारे मद्रास में। आंसर है बी। विथ रेफरेंस टू यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, इसके अंतर्गत बताना है आपको कि विच ऑफ द एबव आर द चाइल्ड के जो राइट हैं वो कौन से हैं? राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू रिक्रिएशन। दोस्तों, इन तीनों में से जो तीनों हैं 1 2 3 सभी हैं वो एक बच्चे के अधिकार हैं। मेरा आंसर है 1 2 3। कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। देखिए, ये जो कन्वेंशन था वो अडॉप्ट किया गया था 20 नवंबर 1989 को। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि जो कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है। तो अगर यूपीएससी में किसी और एग्जाम में पूछा जाए कि क्या ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, तो आपको कहना है कि जी हाँ जी, ये बिल्कुल ये जो कन्वेंशन है वो एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जो इनकॉर्पोरेट करता है फुल रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो सिविल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो और सोशल हो, सभी तरह के राइट को वो इनकॉर्पोरेट करता है। दोस्तों, एक स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके बारे में सवाल पूछा गया था 2010 में। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, विच ऑफ द एबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों में से कौन से प्रोविजन को फुलफिल करता है हमारे प्रोग्राम? 1 ओनली, 3 ओनली, 1 3, 1 2 3। तो दोस्तों देखिए, इनमें से जो संविधान की जो डीपीएसपी है उसको केवल ये फुलफिल करता है। मेरा आंसर है 3 ओनली। देखिए, इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को, विच रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, इसको ये फुलफिल करता है। मेरा आंसर है 3 ओनली। देखिए, इसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस स्कीम में जो हमारे जो ग्राम सभा हैं या फिर वार्ड कमेटी हैं शहरों में, वो सोशल ऑडिट करेंगी एटलीस्ट 1 in 6 month, हर 6 महीने पे कम से कम सोशल ऑडिट किया जाएगा। ये जो एनएसएपी है उसको अमेंड किया गया है। ये अब कंप्राइज करता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल विडो पेंशन स्कीम, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम एंड नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा योजना। देखिए, इन सब स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट होंगे वो आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो जो बेनिफिशियरी होंगे उनके पास एक बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। इसीलिए मोदी सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू करते ही 2014 में उन्होंने क्या लॉन्च किया था? उन्होंने लॉन्च किया था जन धन योजना, है ना। इसके अंदर क्या क्या आता था? इसके अंतर्गत जो लोग हैं उनको अकाउंट खुलाता था उनको बैंक में। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी आते हैं। आपको कोई पॉलिसी दे दी जाएगी और पूछेगा कि वो संविधान के किस प्रोविजन को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था 86th अमेंडमेंट को। तो देखिए, इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछे तो ऐसे पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 86th अमेंडमेंट एक्ट ये हमारे संविधान के किस किस पार्ट को, किस किस प्रोविजन को अफेक्ट करता है। आपको देंगे 3 ऑप्शन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। ठीक है, आपको चुनना होगा कि इनमें से, अच्छा ये 1 2 3 एंड 4 दे देंगे आपको, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए इनमें से किन किन को वो अफेक्ट करता है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, ये जो है वो हमारे संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 45, इसको अमेंड करता है। फंडामेंटल ड्यूटी का जो आर्टिकल 51 है इसको ऐड किया उन्होंने, और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 20 है उसके बाद एक आर्टिकल 21 ऐड किया गया, मतलब कि उन्होंने एक फंडामेंटल राइट भी ऐड किया। इस तरह से हमारे जो अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट ये हमारे फंडामेंटल राइट को भी करता है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को चेंज किया, और जो हमारे डीपीएसपी है उसको भी चेंज किया। तो आंसर क्या है? आंसर है 1 2 एंड 3। यहाँ पर चूंकि हमने फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी है, तब ये बताना है कि हमारा जब संविधान लॉन्च हुआ था, जब सबसे पहली बार आया था, तो क्या उस समय हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी थे, हाँ या नहीं? अगर नहीं थे तो इसे कब ऐड किया गया, इसे किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया? अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार ये कहीं मैंने पढ़ा है। आप भूल रहे होंगे कि हमने ये कहाँ पढ़ा है। दोस्तों, इसको आपने लक्ष्मीकांत की किताब में पढ़ा होगा। आपका जो याददाश्त है अभी थोड़ी धुंधली होगी, आप इसको याद नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि आप ये जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर है लक्ष्मीकांत की किताब में, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, वो चैप्टर खोलिए और उसके पहले या दूसरे पन्ने पर पढ़िएगा। आपको इस सब चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। हम लोगों को इसी तरह अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। आप लक्ष्मीकांत 5 बार 6 बार पढ़ लेंगे, आप कुछ चीज़ें भूलते रहेंगे, मगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके चीज़ें रिवाइज करेंगे, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन के जरिए आप 3 चीज़ें रिवाइज कर सकते थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो इस तरह अगर आप चैप्टर्स रिवाइज करेंगे तो आपके जो याददाश्त है वो काफ़ी तेज़ होगी, आप चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily be a sitting member of Lok Sabha only। दोस्तों, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो किसी भी सभा से आ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से आए या वो राज्यसभा से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और देखिए कि हमारे जो मंत्री हैं, अगर वो दोनों हाउसेस के मेंबर ना भी हों तब भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना पार्लियामेंट के मेंबर बने आप एक मंत्री बन सकते हैं, मगर आप केवल 6 महीने तक ही बने रह सकते हैं। आपको 6 महीने के भीतर
इन दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। आपको ये बातें ध्यान देनी है। तो देखिए पहला सवाल, पहला ने मैंने काटा, क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा ओनली। अगर लिखा होता लोकसभा या राज्यसभा तो हम लोग सही कर सकते थे। The Union Cabinet Secretariat operates under the direction of Ministry of Parliamentary Affairs। दोस्तों ये भी गलत है, ये हमारे प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है। ये हमारे यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट है, उसके सीधे वेबसाइट पर लिखा हुआ है। देखिए ये बातें, कैबिनेट सेक्रेटरीट इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। इस पर 16 में या 15 में कोई क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग जो मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, जो कमीशन की जो वेबसाइट है, उसको हम लोग ध्यान से देखते रहते हैं। ये जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का, इस पर मैंने इस वेबसाइट से, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके बारे में, वहाँ से जाकर के मैंने जो मटेरियल उसको मैंने कंपाइल किया है और उसको मैंने यहाँ पर स्लाइड में रखा है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो देखिए ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसका काम क्या है? उसका काम है टू फैसिलिटेट अ स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट। और जो मिनिस्ट्री हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना ताकि वहाँ पर कोई डिस्प्यूट ना हो। फिर ये इंश्योर करना कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको सरकार द्वारा किए गए सारे जो मेजर काम है उसकी सूचना मिलती रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में लिखा गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता रहेगा। आपको कहाँ मिलेगा ये सब चीज़ें? आपको मिलेगा ये सब चीज़ें लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है पीएम वाला, वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो सेक्रेटरीट है उसके बारे में चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके 5 काम हैं और जो छठा काम है वो क्या है? वॉचिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकिंग बाय द कैबिनेट। इसके अलावा जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है उसको प्रमोट करने के लिए भी कुछ काम करता है, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं। इसको आप वीडियो पॉज कीजिए, सबको पढ़ डालिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों 2007 में एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट में और सेंटर में, उसका साइज़ 15% से नहीं बढ़ना चाहिए। जो हाउस हैं उसका जो टोटल मेंबरशिप है उसके 15% से नहीं बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था 2007 में। उसके आगे 2009 में, मतलब कि 2 साल बाद ही सेम क्वेश्चन आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। वो अमेंडमेंट कौन सा था? आपको ये पूछ रहा था। मतलब कि जो क्वेश्चन था हूबहू 2007 वाला क्वेश्चन 2009 में रिपीट हो गया। इसीलिए मैं आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं पिछले सालों के, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आंसर क्या है? आंसर है इसका 91st अमेंडमेंट एक्ट। आपको ध्यान देना है कि जो प्रोविजन है वो सेंटर में और स्टेट में दोनों में लागू होगा। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ध्यान दीजिए, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, अगर कहे राज्यसभा तो वो गलत हो जाएगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है। सेम बात कही गई है हमारे स्टेट के लिए भी। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग आवर चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। आपको एक बात ध्यान देनी है कि अच्छा मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 100 लोग हैं, उसकी मेंबरशिप है जो 100 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितना होगा? 100 का 15% है ना, 100 का 15% का मतलब हो गया गुना, है ना, तो कितना हो गया? 15 हो गया। 100 में केवल 15 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो मंत्री होंगे वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब कि 12 से 15 मंत्री ही हो सकते हैं। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में लिखा गया है। ये हमारे 91st अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए थे। इस अमेंडमेंट में और क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं मैंने सब यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसको आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात और कही गई है, बहुत अच्छी सी बात। देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर, अगर उसे डिफेक्शन के ग्राउंड पर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उसको मंत्री पद से भी हटना होगा। मान लेते हैं कि किसी मंत्री को कोई मंत्री जो कि पार्लियामेंट का मेंबर है उसको
डिफेक्शन के आधार पर उसको हटाया गया है पार्लियामेंट की मेंबरशिप से, तो उसको अपना मंत्री पद भी छोड़ना होगा। ये हमारे सेंटर में भी लागू होगा और यही हमारे स्टेट में भी लागू होगा। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। वो मंत्री भी नहीं बन सकते अगर उसको इस डिफेक्शन के आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया हो। तो ये कहा गया है हमारे आर्टिकल 364 में स्टेट के लिए, और जो सेंटर है उसके लिए कहा गया है आर्टिकल 75 का क्लॉज 1B में। इसके बारे में कुछ और बातें कही गई हैं, उसको अब देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। सही है क्या दोस्तों? जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। समझ रहे हैं? किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, मेरा पहला हो गया गलत, अगला देखते हैं। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, दूसरा लाइन सही है। मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ बी, 2 ओनली। देखिए, हमारे यहाँ एक रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, इसको हमारे राष्ट्रपति बनाते हैं। देखिए, जो मिनिस्ट्री होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। अगर कोई नया मंत्रालय बनाना है, अगर कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, तो कौन बनाएगा? वो हमारे राष्ट्रपति जी बनाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। किस रूल के अंतर्गत? इस रूल के अंतर्गत जो भी मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। हर मंत्रालय को एक मिनिस्टर के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, कौन रखेगा? हमारे राष्ट्रपति जी रखेंगे उस मंत्री को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हर डिपार्टमेंट जो है वो एक सेक्रेटरी के अधीन होगा। ये जो सेक्रेटरी होगा उसे हम कहेंगे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम ये नहीं कहेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ द DIPP या फाइनेंस मिनिस्ट्री, हम उसे कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो बातें हैं ये हमारे आर्टिकल 75 में भी लिखी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ये मैंने बताया था कुछ देर पहले अभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 2 ओनली। अब आपको एक बात बतानी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? हमारे प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करवाता है बताइए? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। सही है क्या दोस्तों? हमारे किसी भी स्टेट के जो एडवोकेट जनरल हैं उसको हमारे राष्ट्रपति नहीं अपॉइंट करते, उसको उस राज्य के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। मेरे पहला लाइन हो गया गलत। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। दोस्तों, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एपेलेट जुरिडिक्शन भी है, मगर उसके पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। मेरा सेकंड भी हो गया गलत। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2। देखिए, हमारे हाई कोर्ट को दिया गया है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल है, रिट है, एपेलेट है, सुपरवाइजरी है, कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो पावर है ये हमारे हाई कोर्ट को और हमारे सुप्रीम कोर्ट को दोनों को दिया गया है, मगर दोनों को अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत ये पावर दी गई है। अगर आपको वो आर्टिकल कौन सा है पता है तो आप बताइए हमें, वरना हम इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। इसको मैंने पहले बता दिया है, इसे कुछ चिंता की बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा 2 लाइन हो गया गलत। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उसे कौन अपॉइंट करेगा? उसे अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर। उसका टर्म कितना होगा? उसका टर्म फिक्स नहीं किया गया है, वो हमारे गवर्नर के प्लेजर पर काम करते हैं। जब तक इच्छा होगी हमारे राज्यपाल जी की, तब तक वो व्यक्ति इस पद पर बना रहेगा। हमारे संविधान में इस व्यक्ति के, एडवोकेट जनरल के रिमूवल का
कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। दोस्तों हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास है। उसको किस ग्राउंड पर रिमूव किया जाएगा वो हमारे संविधान में ही बताया गया है। कौन सा ग्राउंड? पहला है इनकैपेसिटी, दूसरा क्या है? दूसरा है, पहला है इनकैपेसिटी और दूसरा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। केवल यही दो ग्राउंड पर ध्यान दीजिए, केवल यही दो ग्राउंड पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हमारे हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। हमारा जो एडवोकेट जनरल होगा उसको कौन रिमूव करेगा? उसको रिमूव करेंगे हमारे गवर्नर जी। अगर वो चाहे, अगर एडवोकेट जनरल चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकता है, और वो रिज़ाइन होगा वो किसे देगा? वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो अपना त्यागपत्र देगा हमारे गवर्नर को। दोस्तों ये एक पॉलिटिकल पोस्ट भी कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि जब भी सरकार बदलती है, जब भी राज्यों में सरकार बदलती है तो ये जो एडवोकेट जनरल है वो चेंज कर जाते हैं। ये जो पोस्ट होता है वो सरकार के द्वारा अपॉइंट की जाते हैं। जैसे देखिए अभी यूपी में किसकी सरकार थी? यूपी में सरकार थी सपा की, उसका अपना एडवोकेट जनरल था। जब ये हटे तो अपने जो जनरल है उसको ले गए अपने साथ। अभी जब सरकार बनी बीजेपी की तो इन्होंने अलग व्यक्ति को जो जनरल है वो उस पर नियुक्त किया। देखिए सेंटर में जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में तो क्या था? 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने पहले अपने व्यक्ति को रखा था। जब बीजेपी सरकार बनी तो उन्होंने अपने व्यक्ति को अपॉइंट किया। किस पोस्ट पे? अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पे। आपको बताना है कि अभी हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल कौन है, आप ये बताइए। इस अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, आप ये बताइए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आप लक्ष्मीकांत खोलिए, उसमें से एडवोकेट जनरल का चैप्टर है वो पढ़ डालिए, शायद 2 या 3 पढ़ने का होगा, और जो अटॉर्नी जनरल का चैप्टर है आप उसको रिवाइज कर डालिए। इसके जो ड्यूटीज एंड फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं 1, 2 एंड 3। दोस्तों 2003 वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे, उसको हम डिस्कस किया था। सेम आर्टिकल 143 पे 2010 में भी एक क्वेश्चन आया। सवाल क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव और एनी मैटर ऑफ लीगल पब्लिक इंटरेस्ट इफ ही सीक्स सच एडवाइस। मतलब कि जब प्रेसिडेंट अगर कोई एडवाइस मांगे तब, या ओनली इफ मैटर रिलेट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। किस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं, आपको ये पूछा गया था। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 2। तो देखिए ये जो पावर है एडवाइस देने की, हमारे राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सके किसी भी लॉ पे। तो देखिए यहाँ पर जो एडवाइस मांगी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की वो मांगी जाएगी 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर में। पहला कौन सा है? ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। इस केस में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे राष्ट्रपति को एडवाइस दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। किस केस में? जब किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस पे अगर कोई एडवाइस मांगी जा रही हो तो। दूसरा मैटर कौन सा है? दूसरा मैटर वो है ऑन एनी डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी। मतलब कि हमारा संविधान लागू होने से पहले अगर कोई ट्रीटी हुई थी उसके कारण अगर कोई डिस्प्यूट आया है तो उस केस में प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही होगा, हंस के दे चाहे रो के दे। ठीक है, मगर आप ध्यान रखिए प्रेसिडेंट ने मांगा सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही होगा, मगर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का वो एडवाइस हमारे राष्ट्रपति जी पर बाइंडिंग नहीं होगा, वो केवल एडवाइजरी नेचर का होगा, वो एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर आगे कोई क्वेश्चन आए कि हमारे राष्ट्रपति ने किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट से इस एडवाइजरी जुडिशन के अंदर सलाह मांगी है, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है बेराबरी यूनियन केस 1960,
कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल केस 1992, राम जन्मभूमि केस 1993, कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शायद सेकंड या थर्ड जजेस केस था, इसको आप देख लीजिएगा। 2G स्पेक्ट्रम केस वाले में भी एक एडवाइस मांगी गई थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टू ओनली। उन्हें हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो एडवाइस मांगेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपने आप ऑन इनिशिएटिव पे एडवाइस नहीं दे सकता। मेरा 1 हो गया गलत। जब मेरा 1 गलत किया तो मैंने क्या किया? मैंने A को काटा और मैंने D को काटा। अब 3 को देखिए, ओनली इफ मैटर्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, यहाँ पर तो कुछ है नहीं फंडामेंटल राइट का लिखा हुआ नहीं है ना। इफ ही सीक्स सच एडवाइस, अगर राष्ट्रपति जी को एडवाइस मांगते हैं तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देगा। मेरा केवल दूसरा लाइन ही सही है, मेरा आंसर है बी, टू ओनली इज द राइट आंसर। तो देखिए हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है 143 जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। बाकी जो मेन आर्टिकल है उसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है और आगे भी मैं करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इस चारों को देखने से पहले हम लोग ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है हम लोग उसको देख लेते हैं। दोस्तों जब आप टीवी देखते होंगे तो आपको एक ऐड दिखता होगा जागो ग्राहक जागो वाला। उसके अंतर्गत क्या कहा जाता था? उसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि हम लोग जो है वो जो ग्राहक हैं उसके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको हमारे पार्लियामेंट ने पास किया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। इसके अंतर्गत जो कंज्यूमर काउंसिल हैं उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान दीजिए। और इस एक्ट के अंतर्गत कुछ रिड्रेसल कमीशन बनाए गए हैं। ये जो कमीशन होंगे, ये जो फोरम होंगे वो 3 लेवल पर होंगे। ध्यान दीजिए हमारे यहाँ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजल्यूशन एजेंसीज जो हैं वो 3 लेवल पर होंगे। पहला कौन सा? पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर होगा स्टेट लेवल, फिर होगा नेशनल लेवल। आपको कितने रुपए का चूना लगाया गया है उस हिसाब से आप इन तीनों लेवल पर जा सकते हैं। अगर आपको 20 लाख रुपए से कम का चूना लगाया गया है तो आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट वाले में। 20 लाख से ऊपर लगाया गया, 1 करोड़ से कम लगाया गया तो आप जा सकते हैं स्टेट वाले में। अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर लगाया गया तो जा सकते हैं नेशनल लेवल वाले में। देखिए इसके बारे में हमारा जो NCDRF है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजल्यूशन फोरम है, इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम भी कहते हैं, जो कि हमारे सवाल में यहाँ पर यूज़ हुआ है। देखिए इसको हमारे यहाँ जो राज्य सरकार है वो एस्टैब्लिश करता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में केवल एक ही फोरम हो वो जरूरी नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए पहला देखिए, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। सही क्या? जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है। मेरा पहला हो गया सही। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो हमें क्या पहचानना है? हमें गलत वाला पहचानना है। तो आगे देखिए, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट दैट डील्स विथ केसेस इन्वॉल्विंग वैल्यूइंग अप टू 20 लाख। अभी मैंने बताया कि अगर 20 लाख से कम का चूना लगा है आपको तो आप डिस्ट्रिक्ट वाले फोरम में जाएंगे। आगे पढ़िए, 1 ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ वुमेन। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक वुमेन होगी। मेरा दूसरा लाइन सही है। डिस्ट्रिक्ट फोरम entertains द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी। 50 लाख था क्या? नहीं जी, 50 लाख नहीं है, 20 लाख है। 20 लाख से अगर नीचे का चूना लगा है तो आप यहाँ जा सकते हैं। मेरा जो सी है वो मुझे गलत मिल गया। मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ सी। आगे देखिए, अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड मे बी फिल्ड विथ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम by the state government as a representative of the state of the consumer in general। अगर कोई केस नहीं फाइल करता तो हमारी जो राज्य सरकार है वो जनता के जगह पर वो केस फाइल कर सकती है। और जो बाकी जो 2 लेयर हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। स्टेट लेवल का स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजल्यूशन कमीशन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, और जो नेशनल लेवल का है उसको भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। जो स्टेट लेवल कोर्ट होगा वो 1 करोड़ से नीचे के केस फाइल करना सुनेगा, और अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का है तो आप नेशनल लेवल वाले फोरम में जाएंगे। ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है जो कि 1988 में बनाया गया था। कब? 1988 में, अंडर कंज्यूमर फोरम एक्ट ऑफ 1986। इसको हमारा केंद्र सरकार बनाता है। ध्यान दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था दोस्तों ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट बनाता था। ध्यान दीजिए,
स्टेट गवर्नमेंट बनाता था, और हमारा जो स्टेट फोरम था ना, इसको भी बनाता था हमारा स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर स्टेट फोरम विल बी एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट, ठीक है। और हमारा जो नेशनल फोरम था, इसको कौन बनाएगा? इसको बनाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान देना है आपको, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ सी, जो कि गलत है। 50 नहीं 20 लाख तक के केसेस सुनता है ये। 2005 में एक क्वेश्चन आया था हमारे लोक अदालत पर, जिसको हमने डिस्कस किया था। 2009 में फिर से लोक अदालत पर एक क्वेश्चन आया, और 2010 में फिर से लोकसभा पर इस पे क्वेश्चन आया था। देखिए 2010 में आया था, इस पे क्वेश्चन आया था। 2009 में फिर से क्वेश्चन आया था एक। मतलब कि हर साल लगातार 9 में 10 में लगातार लोक अदालत पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इस बार सवाल आया था कि विथ रेफरेंस टू लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अवॉर्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट। जी हाँ, एक सिविल कोर्ट के ऑर्डर का पावर होता है इसमें। एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू एनी कोर्ट। अगर लोक अदालत ने फैसला सुना दिया तो आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही है, मेरा पहला लाइन सही है। मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत। दोस्तों ये गलत है। लोक अदालत मैट्रिमोनियल और जो फैमिली डिस्प्यूट है उसको भी ये देखता है। मेरा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया ए, वन ओनली। जब मैं लोक अदालत डिस्कस कर रहा था, मैंने यहाँ पर बताया था कि देखिए लोक अदालत हैव कंपिटेंस टू डील विथ नंबर ऑफ केसेस। कौन कौन से केसेस? यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट है उसको भी ये डिस्कस करता है, उसको भी ये सुनता है। आपको देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 2010 में आया था, एक साल बाद। लोक अदालत हैव जुरिडिक्शन टू सेटल मैटर एट प्री लिटिगेटिंग स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। दोस्तों अगर कोई केस किसी कोर्ट में पेंडिंग भी है तब भी उसको हमारा लोक अदालत हेयर कर सकता है। मेरा पहला हो गया गलत। अगला देखते हैं। लोक अदालत कैन डील विथ मैटर विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। दोस्तों हमारा जो लोक अदालत है वो क्रिमिनल केसेस को भी सुनता है, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा सेकंड जो हो गया गलत हो गया। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। दोस्तों इस लोक अदालत में जुडिशियल ऑफिसर के अलावा कुछ और मेंबर भी होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं? देखिए ये जो लोक अदालत होंगे वो जो जजेस जो रिटायर हो चुके हैं उनके तौर पर हेड किए जाएंगे, और यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी होंगे और कुछ अदर मेंबर भी होंगे जो लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर केवल जजेस नहीं होते, यहाँ पर कुछ और व्यक्ति भी होते हैं। यहाँ पर लाइन में जब ये कहा गया नॉट अदर पर्सन, तो मेरा लाइन हो गया वो गलत हो गया, मैंने सी को काटा। मतलब कि ए बी सी तीनों गलत हैं। मेरा आंसर है डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन पॉलिटी के जो यूपीएससी के प्रीलिम्स 2009 और 2010 में आए थे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर अच्छा लगा तो हम आगे भी इसे शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।